तो सिंपली हम लोगों को पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ NOx यानी कि जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं NO NO2 और बाकी उनका क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो सिंपल सा है, वो जो प्लांट होती हैं उनके लीफ को डैमेज कर देता है, प्लांट के लीफ की ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस का रेट डाउन हो जाता है। साथ ही साथ ये एक तरीके से अस्थमा बढ़ा देता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस को जनरेट कर देता है, और ये आंखों में इरिटेशन लेके आता है अगर ये गैसें हमारे एयर या एटमॉस्फेयर में हैं। तो छोटे बच्चों के लिए तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है जो छोटे बच्चे हैं, और साथ ही साथ स्किन पे अगर ये अटैक करता है, स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी झुलसा सकता है, अटैक कर देता है, क्योंकि बहुत ही कोरोसिव होता है कौन, NO2। और जो हमारा ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलते हैं तो उसको ओजोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओजोन खुद अपने आप में क्या है बच्चों, एक पॉल्यूटेंट है। अगर NO2 का कंसंट्रेशन 15 से 20 ppm से ज़्यादा हो किसी एटमॉस्फेयर में, और उस एयर को कोई बंदर, मंकी 2 घंटे तक इनहेल कर लेता है, तो उसकी किडनी, उसके लीवर, उसके फेफड़े सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं। तो जब ये इतना हार्मफुल बंदर के लिए है, तो सोचो इंसानों के लिए कितना हार्मफुल होगा, है ना। तो जहां पर भी हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, जैसे जहां पे बार बार बिजली कड़क रही होगी, तो जहां बिजली कड़क रही होगी बार बार, वहां के एटमॉस्फेयर में N2 NO और NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। या जहां पर एटॉमिक बम या इस तरीके के ब्लास्ट हो रहे होंगे, तो ब्लास्ट में क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है एटमॉस्फेयर में, तो जो इनर्ट N2 है उसके बॉन्ड टूट जाते हैं, इतनी एनर्जी उसको सप्लाई होती है, जिससे N2O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर वही NO2 जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, HNO3, इसको आपने कल एकोफोर्टिस कहा था। और ये एसिड रेन के रूप में जब गिरते हैं तो बहुत सारा नुकसान पेड़ पौधों को, इंसानों को, और जो कीमती इमारतें हैं उनको पहुंचाते हैं। यानी एसिड रेन में भी एक बहुत बड़ी भूमिका NO2 गैसेस की है। समझ में आ गई बात इतना? बोलो भाई। ओके बेटा। जी बेटा जी। इसके पहले नहीं नहीं, ये वाली स्लाइड तो कल वाली थी बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड है। हाँ जी हाँ जी, सेकंड क्लास है आज। हेलो। हाँ बेटा। अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हुई थी कल क्लास, आप बच्चे जानते हैं ना। कोई नहीं, वो क्लास आपको मिल जाएगी, ऐप पर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग बेटा, ठीक है। हम्म, 8 बजे तक, 8:30 तक है बेटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं है? समझ में आ गई है बात मेरी जो मैं आपको बताना चाह रहा था? इसके आगे की बात कर लें अब। चलो बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन्स की, है ना। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग? सिंपली कुछ कार्बन होंगे और कुछ हाइड्रोजन होंगे, है ना बेटा। अब ये कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो पहला क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, है ना, ठीक है। इन जब ये जलते हैं, ठीक है, इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होने लग जाएगा, ठीक है। अगला क्या है बेटा? एनएरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या होगा बेटा? एनएरोबिक बैक्टीरियल
डिकम्पोजिशन जो होता है जिसमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है ना बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। पेड़ पौधे जब सड़ते हैं तो उन्हीं से तो बनता। आपने पेट्रोल बनने की थियरी भी पढ़ी है, पेट्रोल भी तो हाइड्रोकार्बन है, क्यों बेटा? पेट्रोल भी तो हाइड्रोकार्बन है, केरोसिन भी हाइड्रोकार्बन है, डीजल भी हाइड्रोकार्बन है, सारे हाइड्रोकार्बन है बच्चों। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक इनका इफेक्ट होता है, कार्सिनोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? कार्सिनोजेनिक होते हैं बच्चों ये, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक होते हैं ये, ठीक है। क्या होते हैं बच्चों? कार्सिनोजेनिक, कैंसरस होते हैं, पौधों की भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान ये पेड़ पौधों को पहुंचाते हैं। इन्हीं का एक कॉन्सिक्वेंस क्या है? कार्बन के ऑक्साइड है बच्चों, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन के जो CO कहते हैं आप। हाँ, जैसे आ, जो आपके पास ऑर्गेनिक प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, कोई जीव है, वो जमीन के अंदर कहीं दब गया जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, राइट? तो वो क्या हो रहा है, अगर वहाँ सड़ता जा रहा है तो उससे ये गैसेस निकलती हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिससे मीथेन बनता। हाँ, जैसे मीथेन बनता है दलदली स्थानों में, क्यों? हाँ, हाँ। चलो बच्चों, अब CO की कहानी तो आपको पता है कि CO2 बहुत डेंजरस नहीं है ना? CO2 उतना डेंजरस नहीं है। बस CO2 से कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, बोलो भाई। हम्म, चलो बच्चों, CO में दो चीजें आएंगी, ठीक है। इन दो चीजों को जरूर पढ़ना पड़ता है जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। और ये इन्वायरमेंटल किसी सिलेबस में हो या ना हो ना, आता क्वेश्चन हर एग्जाम में है, ठीक है। GS में पूछ लेता हूँ, केमिस्ट्री में इसका कोई सिलेबस से मैटर वैटर नहीं है कुछ भी, क्योंकि भाई CO तो सिलेबस में सबके है ना बेटा, कार्बन तो सबके सिलेबस में है, नाइट्रोजन तो सबके सिलेबस में, वहां पूछ लेगा ये। वो मूर्ख है जो इसको सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं। भाई मैंने तो आज तक सिलेबस के हिसाब से को पढ़ा ही नहीं। सिलेबस में हो या ना हो, ओजोन पूछेगा। ओजोन तो जब आप पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली तो वहां भी पूछ लेगा वो, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं वो सिलेबस से परे हैं, उनको सिलेबस में बांध नहीं सकते आप, उनको पूछना उसकी मजबूरी एग्जामिनर की। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज होती हैं। अब कोई अगर सेंसिटिव गवर्नमेंट है तो वो कहेगी नहीं, इसको सिलेबस में भी डाल दो, और नहीं है तो एग्जामिनर खुद पूछता है भैया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो पहले हम बात करते हैं किसको? CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की बेटा, है ना। और दूसरी कौन सी है हमारे पास? CO2 की। ज्यादा हार्मफुल कौन है? CO है। CO बहुत ज्यादा हार्मफुल है। CO2 की वजह से तो बस CO2 का जब हाई कंसंट्रेशन होता है तो इससे क्या मिलता है? ग्लोबल वार्मिंग, है ना। जब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है ना, जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग, या आप कह सकते हो सिंपली ग्रीन हाउस इफेक्ट डालेगा। क्या डालेगा बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, या ग्लोबल वार्मिंग, ये सब पढ़ेंगे थोड़ी देर में हम लोग। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि CO2 जो आपके पास बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, ये कब बनता है? जब भी आपके पास हाइड्रोकार्बन कोई हो, ठीक है, और प्रॉपर ऑक्सीजन ले लीजिए। क्या? एक्सेस में ऑक्सीजन हो तो इसे बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब आपके पास HC हो और O2 बहुत लिमिटेड में हो, O2 की सप्लाई क्या हो? लिमिटेड हो, है ना,
यानी ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पर लिमिटेड है ये। कम ऑक्सीजन दोगे तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक्सेस में ऑक्सीजन दोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप ध्यान से देखो, जब सर्दियों में हम कई बार घर पे लकड़ी या कोयला जलाते हैं, ठीक है, तो जब हल्का सा जलता तो धुआं निकल के अपनी आंखों में आता, तो हम क्या करते हैं, उसको फूंक मारते हैं, है ना, या पंखा चलाते हैं। क्यों चलाते हैं, जिससे एक्सेस में ऑक्सीजन उसको मिले और उसका कंप्लीट बर्निंग हो। कंप्लीट बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड उतना हानिकारक हमारे लिए नहीं है, उतना डेंजरस नहीं है। अरे बोलो। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको कौन सोख सकता है, तो सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कौन है भाई, सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या है, सॉयल है बेटा। जो मिट्टी आपकी है उस मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है मैनी टाइम्स, और ये जीएस का भी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिंक ऑफ CO2 क्या है, ठीक है, सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन चीजें हैं, ये पूछा गया है बीएचयू में। कहाँ पूछा गया है, तो जो यूपी बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसे यूपी हुआ आपका, उत्तराखंड हुआ, ठीक है, वहाँ पे इसके पूछ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बीएचयू अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है ना, पूरे वर्ल्ड में इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ की यूनिवर्सिटीज में लोग यहाँ से पढ़ पढ़ के जाते हैं। तो ध्यान से देखो, सिंक ऑफ CO2 कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिनको, जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। एक चीज से तो आप लोग भली बात परिचित हैं, बोलो बेटा, क्या नाम है उसका, अरे बोलो, ट्री, है ना, पेड़ ही तो सोखते हैं CO2, जो हम CO2 छोड़ रहे हैं पेड़ों का भोजन है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड इस नाते डेंजरस की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पेड़ों का भोजन है, और वही पेड़ क्या करते हैं, उसी CO2 को लेते हैं और हमें क्या दे देते हैं, O2 दे देते हैं। तो एक तो सिंक क्या हो गए, ट्री हो गए। ट्री क्या करते हैं बेटा, ट्री क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं, है ना, और उसके बदले में हमें क्या दे देते हैं, ये O2 लीव कर देते हैं। O2 ऑक्सीजन इंसान के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये इससे इंसान खुश है। तो ये हो गया। दूसरा, आपको केमिस्ट्री में अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो जो समंदर है, क्या है, जो समंदर है, ओशियन है ना, ओशियन जो होते हैं, ओशियन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की एक पूरी धुंध, एक लेयर जमा होती है, ठीक है। गहरे समंदर के अंदर क्या होता है बेटा, ये समंदर है मान लीजिए, ठीक है, ये समंदर है। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, क्योंकि ये केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पूरी की पूरी। यहाँ इन्वायरमेंटल केवल नहीं चलेगा, सब कुछ चलेगा, ठीक है, मेन ग्रुप भी चल जाएगा बीच में। जो भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपके टॉपिक रिलेटेड होगा वो समझ लो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी गैस है ऊपर, यहाँ पर है CO2 गैस, समंदर है, ठीक है, समंदर के ऊपर कौन सी गैस है बेटा, यहाँ पर है CO2 गैस। तो ये ओशियन है आपका, ठीक है। ओशियानिक लेवल के ऊपर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन होता है, इस नाते वहाँ पर धुंध होता है। क्या होता है बेटा, धुंध होता है। और ये एक दो मीटर में नहीं होता, हजारों किलोमीटर तक हो सकता है ऐसा, या कई किलोमीटर तक हो सकता है। मान लीजिए 2 किलोमीटर में बिल्कुल देखना बंद हो गया, जैसे हम लोगों को सर्दी में कोहरा की वजह से होता है ना, स्मोग की वजह से हो सकता है, फोग की वजह से हो सकता है, राइट। तो क्या करें ऐसा, अब उसमें से कैप्टन को अपनी जहाज लेके जानी है, लेकिन दिखना बंद हो गया है। ये दिखना बंद कौन कर रहा है, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के दो सिंक हैं, एक का नाम है ओशियन और दूसरे का नाम क्या है बेटा, ट्री यानी पेड़ है। तो वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो जहाज जा रहा है उसे तो पता है रेगुलर प्रॉब्लम है, कहीं भी आ सकता है। तो उनके पास क्या होता है, जहाज वालों के पास एक जुगाड़ होता है। हम्म, जो प्लेन होती है उनके पास एक जुगाड़ होता है, उस जुगाड़ को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये मान लीजिए प्लेन है आपका, है ना, ये प्लेन है आपका,
ठीक है बेटा, ये समुद्री जहाज, ये समुद्री जहाज है, नहीं दिख रहा? ये ये तो कोई जहाज है, बस इतना समझो। ये क्या बेटा? ये जहाज है जिसको इस समंदर से पार गुजरना है। ठीक है, पानी का जहाज है। ठीक है, शिप है एक तरीके से। क्या बेटा? शिप है ना। इस शिप की यहाँ पर एक सिस्टम लगाया रखता है, जिस सिस्टम से बौछार करता है किसका? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। किसका बेटा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का बम्बारमेंट कर, छिड़काव करने लग जाते हैं। जैसे अंधेरा आ गया तो क्या किसकी स्प्रे करेंगे बताओ जरा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। ठीक है, तो यहां से वो किस बात का स्प्रे करेंगे जरा देखो, क्या डालेंगे? ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, बटन दबाएंगे और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड निकलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमें वो सब चीजें पढ़ाई जा रही थी ना। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का कोई मुझे फार्मूला बता दे। KO2 होता है, बिल्कुल सही आपने बताया। ठीक है, जब ये KO2, देखो दो प्रॉब्लम से बच्चों, जब CO2 का कंसंट्रेशन किसी एटमॉस्फेयर में एक लेवल से ज्यादा बढ़ेगा तो वहां सांस लेने में भी तो दिक्कत आएगी। बोलो। और दूसरा, विजन खराब हो रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है। भाई हमारे यहाँ जब फोग होता है तो हमें दिखने में दिक्कत होती है, सांस लेने में उतनी दिक्कत नहीं होती ना। लेकिन अगर दोनों में दिक्कत हो जाए तो आदमी बेचैन होगा कि नहीं होगा? लेकिन ऐसा कोई इलाज हो जो इन दोनों प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर दे, तो ये कौन करने वाला है भाई? KO2। देखो KO2 को जब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस KO2 यानी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को, देखो बच्चों, जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं उनके तीन तरीके के ऑक्साइड होते हैं। एक ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीजन पे -2 स्टेट होता है, एक परऑक्साइड होता है जिसमें -1 स्टेट होता है, और एक सुपर ऑक्साइड होता है जिसमें -½ होता है। बोलो, है ना। तो ये जो आपके पास KO2 है, इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक KO2 क्या करेगा? CO2 से रिएक्शन करेगा। जरा सॉल्व करके बताओ क्या बनेगा? कुछ कमाल का बनने वाला है। क्या बनेगा? बोलो। तो आप बोलोगे सर पोटेशियम कार्बोनेट, अगर मैं इसको डबल कर लूँ तो K2CO3। कितने ऑक्सीजन बच गए बच्चों? हाँ बेटा, तो 3/2O2 है ना। ये एक साल्ट ही तो होता है, सीधे सीधे कहाँ घुलेगा? समंदर की पानी में घुल जाएगा। तो जब आप पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का छिड़काव करेंगे तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड वहां के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? पोटेशियम कार्बोनेट में। पोटेशियम कार्बोनेट डिजॉल्व हो जाएगा किसके अंदर? समंदर के पानी के अंदर। और साथ ही साथ वो प्रोड्यूस क्या कर देगा? ऑक्सीजन। एकाएक पूरा विजन क्लियर हो जाएगा और आपको ऑक्सीजन मिलेगी प्योर। दो प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो गई है। अब आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गया है। दूसरा, दिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये कमाल किसका है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। राइट। तो अब इसको सुपर ऑक्साइड कहना गलत नहीं है ना? बताओ, इसका काम ही सुपर है। बोलो बच्चों। ठीक है, इतनी कहानी में अभी CO2 का एक साथ रख जी। हम्म, जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था ना, विजन दिखेगा नहीं तो कैसे करेंगे आदमी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसकी हाल सुनो, ये बड़ा खतरनाक है। कौन? सीओ। सीओ इतना खतरनाक है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। देखो बच्चों, जब हम या इंसान इनहेल करता है, मतलब जोर से सांस लेता है, तो उस प्रेशर की वजह से बाहर से ऑक्सीजन आता है, लंग में आता है ना, हमारे लंग्स में या हार्ट में जाता है ऑक्सीजन।
और हार्ट में कौन है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये O2 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, क्या बनाता है? कार्ब, इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। और इसका रेट मान लीजिए R1 है ना, R1 है। R1 इज इक्वल टू बी एक्स है मान लीजिए। ठीक है, एक्स रेट से। लेकिन उसी एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन की जगह पर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को फिल कर दिया, किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को फिल कर दिया उसी एटमॉस्फेयर में, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जब इस हीमोग्लोबिन इसको देखता है या ये इसको देखता है, तो यहाँ पर बोहर इफेक्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक, है ना, बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में। तो ये जो CO होता है इसका हीमोग्लोबिन से कंबाइन होने का अफिनिटी या जो रेट है ना, ऑक्सीजन के कंपेयर में 300 टाइम ज़्यादा है, लगभग 300 टाइम ज़्यादा है। यानी यहाँ R2 होगा और R2 क्या हो जाएगा बेटा? 300 टाइम्स ऑफ R1। ये हो गया क्या? HbCO। इसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर मैं जिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में सांस ले रहा हूँ, उस एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हों, तो दोनों इनहेल होंगी। लेकिन जो हमारे हार्ट के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो ज्यादा प्रेफर किसको करेगा? CO को करेगा। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन कैरियर है। जो कैरियर था, जो ऑक्सीजन को पकड़ता था और पकड़ के हमारे बॉडी के हर आर्गन में ले जाकर के पहुंचा देता था, और फिर उसको जब प्रेशर वहां पर, जैसे जैसे हार्ट से दूर जाएगा कोई भी अंग, वहां पर ब्लड प्रेशर लो होता चला जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो ली चैतरियल प्रिंसिपल के हिसाब से ये HbO2 क्या हो जाएगा? वापस जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, है ना। और उसको मायोग्लोबिन या मसल्स में सारी चीजें ऑक्सीजन को स्टोर करेंगे, या जो अपनी फंक्शनिंग ऑक्सीजन करता रहेगा, और आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, आपके बॉडी के अंदर ताजगी फील होगी। लेकिन अगर उस एटमॉस्फेयर में जहां आप सांस ले रहे हैं, वहां O2 के अलावा CO भी प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा क्या? वो खुद अटैच हो जाएगा हीमोग्लोबिन से, और प्रिफरेंशियली अटैच होगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो आपके बॉडी के आर्गन में क्या जाने लगेगा? CO जाने लगेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जाएगा नहीं। तो आप देखोगे दम घुटने लग जाता है लोगों का। जब कोई, आप कई बार हम लोग सुनते हैं कि एक आदमी ने अपने रूम के अंदर सर्दी की वजह से अंगीठी जलाई और रूम को बंद कर दिया कि गर्मी मुझे ही लगे जी, पड़ोसी को ना लगे। लेकिन उसने पढ़ा नहीं है। अब वो जब कोयला, इनकम्प्लीट कंबस्टन कोयले का होता है, तो उससे काला धुआं जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेता है वो तेजी से, और दम घुट जाता, लोग बोलते हैं कि डेथ हो गई। ठीक है, या कई बार गलती से कहीं आप फंस गए हैं किसी माइंस वगैरह में जहां कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? दम घुटने की होती है। समझ में आ गई बात इतना? अरे बोलो। ठीक है बच्चों, 300 टाइम्स ज्यादा किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का है। क्या करना? ऑक्सीजन से जुड़ने की जो एफिनिटी है बच्चों, है ना। अब इसे हटाएं कैसे बेटा? इसको दूर कैसे करें? तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं, है ना बेटा, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, ओवरकम दिस प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? यही वाला जो CO वाला है। इसके लिए दो मेथड हमारे पास हैं बच्चों। ठीक है, दो मेथड हमारे पास है। पहला मेथड है टू बाई कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर। जैसे गाड़ियों में क्या, जहाँ से एग्जॉस्ट होता है ना, एग्जॉस्ट के अंदर एक मेटेलिक पैलेडियम ब्लैक का या किसी और का कैटालिटिक पार्ट लगा दिया जाता है, और वो क्या करता है? CO को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो एटमॉस्फेयर में CO ना आकर के कौन आता है? CO2 आता है। तो जो ये CO हार्मफुल था, इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है, और यहाँ पे मान लीजिए प्लेटिनम है या पैलेडियम है, तो ये CO2 बन जाता है। दूसरा है बाई यूज ऑफ TEL। क्या बेटा? तेल। तेल समझते हैं? तेल, तेल का नाम तो सुनते हैं ना। तेल क्या है?
तेल है टेट्रा इथाइल लेड। क्या है बेटा? टेट्रा इथाइल लेड, है ना। तेल का मीनिंग होता है टेट्रा इथाइल लेड, याद रखिएगा इसको, है ना। ये तेल है, इसका नाम होता है टेट्रा इथाइल लेड, C2H5, ठीक है, का होल 4 लेड। जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो वहां पे एक टर्म आता है ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, क्यों, है ना। तो आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, पेट्रोल के लिए जो नंबर होता है उसका नाम क्या है? ऑक्टेन। पेट्रोल की रेटिंग किससे डिफाइन करते हैं बेटा? ऑक्टेन से। और डीजल की रेटिंग किससे होता है? ऑक्टेन नंबर होता है, सॉरी, ठीक है। और डीजल की रेटिंग किससे करते हैं बच्चों? सीटेन नंबर से, ठीक है। ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी को पढ़ने का एक तरीका है, जैसे पीएच स्केल एसिडिक स्तर को पढ़ने का एक तरीका है। इतना समझ में आ गया? बोलो। बस आपसे अब मैं डिटेल में साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में आप मतलब मुझे नहीं दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाने के लिए, राइट। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जी 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 जी, ठीक है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में। ऐसा होता है या होता था कि मोटर व्हीकल्स आए हुए बहुत टाइम तो नहीं हुआ, आपको मालूम है ना। यानी 18वीं सेंचुरी जब आपकी स्टार्ट हुई है, 18वीं शताब्दी जब खत्म हुई है, तब जाकर के मोटर व्हीकल डेवलप होना शुरू हुए हैं, मोटर इंजन्स यूरोप में, है ना। तो उन्होंने जब वो पहली बार उन्होंने पेट्रोल यूज किया, ध्यान से सुनिएगा, डीजल नहीं, पहले क्या यूज किया? पेट्रोल। पेट्रोलियम आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसका एक कंपोनेंट है एल्केन्स का, ठीक है। तो जो आपका इंजन था बच्चों, उस इंजन के अंदर जब पेट्रोल डाला गया, ठीक है, कि कंबस्चन होगा, एनर्जी कन्वर्ट होगा और इंजन चलेगा। तो इंजन चल तो रहा था, लेकिन जब उस फ्यूल का अंतिम पोर्शन बचा, मान लीजिए कि 100 लीटर हमने डाला पेट्रोल, तो अंतिम जब 1 लीटर या 10 ml या 20 ml जो अंतिम बार उस पे स्टोक लगेगा, ठीक है ना, पिस्टन का, क्लियर है। तो जो अंतिम भाग रहता था इंजन फ्यूल का पेट्रोल इंजन के अंदर, डीजल इंजन के अंदर, वो बड़ी साउंड के साथ चलता था, बहुत ही फटाक से चलता था। समझ में आ गई बात इसको सबको? इंजन के अंदर फ्यूल के अंतिम भाग का बड़ी तेजी के साथ, बड़े साउंड के साथ जलना नोकिंग कहलाता था। क्या कहलाता था बेटा? नोकिंग। हेलो, नोकिंग कहलाता था प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब इससे दो चीजें प्रॉब्लम थी, नॉकिंग की क्या प्रॉब्लम थी? दो प्रॉब्लम थी। इस आवाज की वजह से कई बार इंजन की दीवार के फटने का खतरा होता था। दूसरा, इससे जब सारी एनर्जी आवाज में चली जाएगी तो उससे फ्यूल के माइलेज या इंजन के माइलेज में भी तो फर्क पड़ेगा। अरे बोलो। मान लीजिए मैं कुछ एनर्जी मेरे अंदर बची हुई है, मैं दिन भर से क्लास ले रहा हूँ, मान लीजिए मुझे 2 क्लास अभी और लेनी है। अब मैं बहुत तेज तेज पढ़ाऊँ आपको, उससे ज्यादा फर्क तो नहीं होगा ना। अगर मैं चिल्ला के पढ़ाऊँ तो भी वही बात आप तक पहुंचेगी, और मैं आराम आराम से पढ़ाऊँ तो भी वही बात पर, लेकिन आराम आराम से पढ़ाऊंगा तो 2 क्लास और ज्यादा ले लूंगा, क्लियर है। लेकिन बहुत तेज तेज पढ़ाऊँ तो इसी क्लास में मैं थक जाऊंगा। तो नोकिंग क्या है? पेट्रोल या डीजल इंजन के अंदर फ्यूल के अंतिम भाग का बहुत तेज साउंड के साथ जलना या ब्लास्ट करना क्या कहलाता है? नॉकिंग कहलाता है। नॉकिंग से दो घटनाएं होती थी, आवाज आती थी और इंजन की दीवार के फटने का खतरा होता था। समझ में आ गया बात? हेलो। हम्म, बिल्कुल सही बात है। हाँ 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 हाँ। हेलो, नहीं समझ में आया? अभी बता रहा हूँ ना, अभी तो उसका नंबर आएगा बेटा, ठीक है, अभी ये मैं बता दूं, ठीक है बेटा। अब कौन सा इंजन ज्यादा नॉकिंग करेगा, मतलब कौन सा फ्यूल ज्यादा नॉकिंग करेगा या कौन सा फ्यूल कम नॉकिंग करेगा, उसको रीड करने के लिए जो नंबर है उसका नाम ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर बेटा, है ना। क्या है? ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, ठीक है।
तो ध्यान से सुनो बच्चों, हमारे पास दो लिए गए, एक आइसो ऑक्टेन लिया गया और एक एन हेप्टेन लिया गया। क्या लिया गया बेटा? आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन लिया गया। एक नॉर्मल हेप्टेन था, एक आइसो, मतलब एक ब्रांचिंग थी और नॉन ब्रांचिंग थी। दोनों को मिक्स किया गया। क्या करा गया? दोनों को मिक्सचर दिया गया और उन दोनों मिक्सचर को फिर से डाला गया किसके अंदर? इंजन के अंदर, और उसको जलाया गया। ठीक है, और उतना अमाउंट फ्यूल को डाला गया, जलाया गया। तो फ्यूल की नॉकिंग थी और उस मिक्सचर की नॉकिंग के बराबर आ रहा है, आ जाए, ठीक है, तो हम उससे उसका ऑक्टेन नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते थे। आइसो ऑक्टेन का जो नंबर था वो 100 था और एन हेप्टेन का नंबर क्या था बेटा? 0 था। क्या था? 0 था, है ना। तो अगर किसी गैस का या पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर मान लीजिए 91 है, तो इसका मतलब है कि वो फ्यूल उतना ही नॉकिंग शो करेगा, ठीक है बेटा, जितना 91% आइसो ऑक्टेन और 9% इनहेप्टेन का मिक्सचर करेगा। समझ में आ गई बात? हेलो, फिर से बोलूं? हम्म, हाँ बता रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 90 है, हेलो, किसी फ्यूल का अगर ऑक्टेन नंबर 90 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्यूल का, अगर मान लीजिए 100 ml ले लिया मैंने, ठीक है, और 100 ml से जो आवाज आई, नॉकिंग हुई, ठीक है, वह उसके बराबर होगी जिस 100 ml में 90% आइसो ऑक्टेन हो और 10% क्या हो? एन हेप्टेन हो। अब समझ में आया? फिर से सुनिए, मान लो किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 50 है। क्या है बेटा? 50 है। ध्यान से सुनिए, है ना। देखो बच्चों, किसी का अगर 50 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्यूल उतना ही नॉकिंग शो करेगा जितना एक आइसो ऑक्टेन और आइसो एन हेप्टेन का मिक्सचर हो, जिसमें आइसो ऑक्टेन 50% हो। अब समझ में आया? हाँ, वो कंपेरिजन है, रिलेटिव कंपेरिजन है प्यारे बच्चों, ठीक है। हालांकि ये भी सब चीजें यूज नहीं होती, पुराने कॉन्सेप्ट हैं। ऑक्टेन सीटेन पहले 9th की किताब में मेरे टाइम में होता था, अब तो पढ़ाया भी नहीं जाता है ना। अब तो लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया। अब किसी एग्जाम में आ जाता है तो इस नाते मैं लिखता रहता हूँ कि कहीं गलती से आपके एग्जाम में आ गया तो आपके लिए तकलीफ देह ना हो। ठीक है भैया। तो देखो दर, ये जो आप टेट्राइथाइल लेड देख रहे हैं बच्चों, इसे डाला जाता था, ठीक है, उसके साथ मिक्स किया जाता था, ठीक है। इसको जो TeL है, जब इसको मिक्स कर दिया गया, लोगों ने कहा इसे डालो तो नॉकिंग नहीं होगी, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। क्या है बेटा? एंटी नॉकिंग एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट है ना। अब प्रॉब्लम क्या करता था, ये एंटी नॉकिंग एजेंट खूब यूज किया गया, यूरोप में खूब यूज किया गया, लंदन में खूब यूज किया गया। ये नॉकिंग को तो कम करता है, बट प्रॉब्लम क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है बच्चों, उसे देख लो आप। ये जो PbO2 है ना, इसमें जो लेड है, ठीक है, PbC2H5 का होल 4, ये ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होता था तो PbO की एक लेयर बना लेता था। PbO2 की एक लेयर, कहाँ पर ये लेयर आती थी? जो आपकी इंजन इंजन की दीवार पे, इंजन की दीवार पे एक लेयर बना लेती थी ये। अब देखो, तो धीरे धीरे जब आप इसे ज्यादा डालेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये दीवार पे किसकी लेयर आ जाएगी? PbO2 की लेयर आ जाएगी। और ये आपका इंजन का जो इंजन जो होगा, ये छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, हेलो, और ये पत्थर जैसा मजबूत हो जाएगा। कुछ दिन बाद आपका इंजन सीज कर जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई। तो अगले ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसमें इथाइल ब्रोमाइड डाल दो। क्या डाल दो बेटा? इथाइल ब्रोमाइड। ध्यान से सुनिएगा आप। तो यहां पर क्या है? PbO2 की लेयर है, इन्होंने क्या डाला इसमें, इसको कम करने के लिए क्या डाला बेटा? C2H5Br डाला। इसने क्या किया, इस लेड के साथ कंबाइन हुआ और बना लिया PbBr2। क्या बना लिया बेटा? PbBr2। और ये सीधे सीधे
एयर में आ चुका, ये वोलेटाइल होता तो एयर में आ गया। अब एयर में बैठा कौन है? एयर में कौन होगा? मतलब जहां पे कार चल रही होगी उसके एयर में हम ही आप तो होंगे। अरे बोलो। अब कार में बैठ करके आप ऐसे ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें आ रहा है क्या? लेड आ रहा है। बोलो। लेड आ रहा है। तो जब लेड इनहेल करोगे तो आपको लेड के कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट आपको झेलने पड़ेंगे ना। पूरा लंदन बीमार होने लगा, स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगी, और लेड से बहुत सारे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ियां कौन यूज किया उस टाइम? अंग्रेजों ने यूज करा। भारत तो गरीब देश था कंपेरेटिवली, क्योंकि सारा पैसा लेकर के वो जा रहे थे। तो इनकी गाड़ियों की वजह से लंदन की गलियां क्या हो गई? पॉल्यूटेड हो गई। अभी पढ़ाऊंगा लंदन स्मोग के बारे में आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब लोग बीमार होने लगे। तो जैसे बीमार होने लगे उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कुछ और जुगाड़ ढूंढो। तो उन्होंने क्या डाला? सीसा रहित पेट्रोल। क्या? सीसा रहित, विदाउट लेडेड। आप अगर कभी ध्यान से देखो, मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप कहीं पेट्रोल पंप पे जाइए बेटा, तो आप देखिए कई बार बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, विदाउट लेडेड पेट्रोल या सीसा रहित पेट्रोल मिलता है। अरे बोलो। हेलो। देखा है क्या कभी आपने बोर्ड लगाओ? यानी कि अभी 2020 में, 22 में, 25 में अवेयरनेस फैला रहे हैं इंडिया में कि हम विदाउट लेडेड पेट्रोल यूज बना दे रहे हैं आपको, जबकि ये काम 1950 के आसपास यूरोप में हो चुका है। उन्होंने जो 50 में छोड़ दिया उसको छोड़ने की कसम अब हम खा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? विदाउट लेडेड पेट्रोल, है ना। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें डाली, ठीक है। उन्होंने डाला क्या? फेरोसिन डाला। क्या बताया बेटा? फेरोसिन। फेरोसिन तो समझते हैं ना, सैंडविच कंपाउंड। हेलो। है ना। हाँ। तो इन्होंने ऐसे कंपाउंड डाले जो लेड वाले नहीं थे, ठीक है बेटा। तो ये पूरी प्रॉब्लम थी, ये पूरी कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ, PbBr2 रिलीज हो रहा। मेन तो क्या था, ये पीबी ऑक्साइड बन के चपक जा रहा था यहाँ पे, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने इथाइल ब्रोमाइड डाला। ब्रोमाइड के साथ पीबी ने रिएक्शन किया और सीधे उड़ गया। वोलेटाइल था, उड़ के कहाँ आएगा? मेरे पास ही तो आएगा। जैसे मान लो बच्चों, इसमें पॉइजन लगा हो, इस इसमें पॉइजन लगा हो, ठीक है। सॉलिड पॉइजन इस नाते खतरनाक नहीं होते ना, लेकिन जो पॉइजन गैसियस फॉर्मेट में होते हैं बड़े ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि दूर तक आराम से इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई ऐसा लगा दे कि ये उड़, जैसे मान लो आप बेहोश किससे होते हैं? जो बेहोशी वाली दवा होती है गैसियस होती है ना। भाई हम स्मेल कर जैसे इनहेल करते हैं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मान लो कोई जहर हो, खतरनाक जहर हो, लेकिन वो सॉलिड हो, कुछ नहीं होगा, आप जेब में रख लीजिए, ठीक है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें महक रही हैं, जिनमें सुगंध हो, सब वोलेटाइल है। बोलो। हाँ, जो भी महक रही है वो इसका मतलब वोलेटाइल है कि नहीं, जरा बताओ। अगर दूर से कोई आदमी ने सेंट लगाया हुआ, मुझे मैं इसका मतलब सेंट उड़ के मेरी नाक तक आ रहा है ना। तो अगर जिसमें भी जो वोलेटाइल नहीं है वो उसमें कोई महक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आप प्याज काटते हैं ना, तो प्याज से वोलेटाइल चीजें जल्दी से जल्दी आपकी आंखों तक आ जाती हैं, ठीक है, तो आंखों में जलन होता है ना। कोई उसकी वोलेटिलिटी को कम कर दे तो अपने घर पे वो कितना भी डेंजरस रहे, कुछ नहीं होगा ना। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के कंपेयर में कम होती है, सिंपल सी बात है। होती है लेकिन वाटर के कंपेयर में कम होती है। तो अल्कोहल की एस्केपिंग टेंडेंसी वाटर से क्या है? ज्यादा है। तो अल्कोहल तेजी से स्केप करके ऊपर आता है, और जब स्केप करके आता है तो हमारी नाक तक पहुंचता है, तो दूर से अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो पता लग जाता है कि वहां पे शराब या शराबी बैठे हैं, है ना। यही सेम काम क्या एसीटोन के साथ है। एसीटोन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। तो जब भी कोई आप नेल पॉलिश लगाती होंगी तो आपको एक अलग सी स्मेल आती है उसकी, ठीक है। वो क्या होता है? एसीटोन ही तो होता है ना। तो इसका मतलब दुनिया में जिस भी चीज का कोई अपना महक है,
जिसमें कोई स्मेल है, ऑर्डर है, इसका सिंपल सा मतलब कि वो क्या हो रहा है, वोलाटाइल है। क्लियर है इतना? जो नॉन वोलाटाइल है वो हमारी नाक तक पहुंचेगा नहीं, तो उसकी कोई स्मेल हम तक फील नहीं होंगी, राइट। एसीटोन बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर होता है बेटा, है ना। या जो ठंडापन आता है ना, नेल पॉलिश वगैरह लगाते होंगे आप, तो जो कूलनेस आती है उसमें या तो एसीटोन होता होगा तो स्प्रिट होता होगा, ठीक है। और एक बात बता दो मजेदार आपको, जो वोलाटाइल होगा प्यारे बच्चों, जो भी वोलाटाइल होगा, ठीक है, वो टच करने पे ठंडा होगा। जितना ज्यादा वोलाटाइल उतना ज्यादा ठंडा। पानी उतना ठंडा नहीं होता ना टच करने पर, हल्का ठंडा होता। लेकिन अगर आप पेट्रोल को टच करो तो बिल्कुल, जो जितना ज्यादा वोलेटाइल उतना ठंडा। स्प्रिट बहुत ठंडा होगा ना, टच करने पर पता लग जाएगा कि स्प्रिट है। बोलो क्यों ऐसा होता होगा, कभी लगाया आपने कॉन्सेप्ट? क्योंकि वो अलग हो रहे हैं, अलगाव में एनर्जी घटती है, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। भाई अगर मैं अपनी पूरी फैमिली, अपनी समाज को छोड़ के अलग हो जाऊंगा, मैं ठंडा हो जाऊंगा, मेरी गर्मी सारी निकल जाएगी। मुझे अपने गांव में भेज दो, मेरे गांव में 10 मेरे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, पड़ोसी हैं, सब मुझे, तो मुझे अगर कोई बात भी करके जाएगा, रे भी करके, तो मैं लड़ जाऊंगा ना। क्यों? अगर मुझे कोई कह दे कि नहीं तुम चले जाओ ईरान, अब वहाँ झगड़ा करो, नहीं कर पाओगे ना आप। आपको शांत रहना पड़ेगा, कूल डाउन रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जब गैसियस पर, सिंपल सी बात है, जब कोई लिक्विड वेपर बनता है तो उसके पार्टिकल स्प्रिंग आउट हो जाते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डाउन होती है, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इस नाते टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जब आप कभी नॉर्मल पानी से नहाइए, बाल्टी भर के नहाइए, और उसी पानी को क्या करिए, फवारे के माध्यम से नहाइए, तो फवारे का वाटर जो होगा ज़्यादा ठंडा फील होगा आपको। या कई बार जब आ, आ, बाल वगैरह लोग कटिंग कराते हैं, तो जो एटोमाइजर होता है, एटोमाइजर, राइट, उससे जब आप पानी डालते हैं तो आपको ज़्यादा ठंडा फील होता है। वही पानी होता है नॉर्मल पानी। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉपलेट में बन जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे ड्रॉप होंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। एक ऐसा है कि आपके 20 दुश्मन हो, और रोज एक दुश्मन आपसे लड़ने आए, रोज को एक एक थप्पड़ मार दो, आपको लगेगा कि इनकी क्या औकात है, आपको ठंडे फील होंगे। एक दिन 20 आ गए आपके घर के सामने, फिर भाग जाओगे, ठीक है। ये है, आगे बढ़े, समझ में आ गया भैया? ठीक है बेटा, चलो। एक टर्म होता है बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस। क्या? ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। उसको पढ़ते, ग्रीन हाउस पहले पढ़ते हैं ना। पहले हम ग्रीन हाउस को ही पढ़ लेते हैं, फिर वहां से हम बहुत सारी चीजें निकाल पाएंगे बच्चों। तो बताओ ग्रीन हाउस क्या होता है। बॉटनी, जहाँ आप उत्तराखंड में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगा ना, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तराखंड की, ठीक है। हालांकि हर जहाँ पे भी बॉटनी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है वहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले ग्रीन हाउस को समझते हैं बच्चों। ग्रीन हाउस, हरित घर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? हरित घर, हिंदी में हरित घर बोलते हैं। तो एक घर है जो हरे कलर का है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कलर से इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ठीक है। जो ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, जो पोलर कंट्रीज हैं जहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती है बच्चों, ठीक है, वहाँ पे पौधे को कैसे हम ग्रो करें बच्चों, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ही नहीं है ना। वहाँ पे टेम्परेचर ही नहीं है बच्चों, और जब टेम्परेचर नहीं है तो पौधों का ग्रो हो नहीं पाएगा। अब पौधों का ग्रो नहीं हो पाएगा तो उन्हें टेम्परेचर देने के लिए एक शीशे का क्या करते हैं, घर बनाते हैं, चैम्बर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल टेम्परेचर जनरेट करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर पौधे को ग्रो करते हैं।
किसको? पौधे को ग्रो कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या बेटा, कोल्ड है और यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर क्या है, हाई है, इस हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी गैसों का लेयर बन जाए, ठीक है, कुछ ऐसी गैसों का लेयर बन जाए हमारे आसपास, ठीक है, ये हमारे पास ये कुछ ऐसी गैसों का लेयर बन जाए बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसी गैसों का लेयर बन जाए हमारे पास, ठीक है, जो यहाँ पर O3 है, NO2 है, CO2 है, ठीक है, ये सारी जो गैसें हैं, CH4 है, CFC हैं, ये सब गैसें, ये गैसें ट्राई एटॉमिक होती है, याद रखिएगा। कोई भी डाई एटॉमिक गैस क्या नहीं हो सकती बेटा, कोई भी डाई एटॉमिक गैस क्या नहीं हो सकती, ग्रीन हाउस गैस नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। इतना क्लियर हो गया? हम्म। और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस या ग्रीन वार्मिंग जो होता है SF6 का होता है। हाईएस्ट किसका होता है बेटा? SF6 का। SF6 से ज्यादा किसी का भी इस इफेक्ट नहीं होता, हाईएस्ट इसी का होता है। ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है बेटा। तो कई बार आता है ना कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो सिंपली कैसे पहचानोगे? जो भी ट्राई एटॉमिक से नीचे हो, डाई एटॉमिक वाले सारे बाहर कर दो, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, जब यहाँ पर IR आ जाता है, कौन? इंफ्रारेड आता है, इंफ्रारेड की वजह से गर्मी होती है। अब ये इंफ्रारेड गया ना वापस, तो इन गैसों से टकरा करके फिर से वापस आ जाता है बेटा, ठीक है। इंफ्रारेड क्या होता है, IR रे गया तो, लेकिन अब टकरा करके क्या होगा, वापस आएगा, ठीक है। जब वापस आता है तो ये पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर जोन बन जाता है, क्या बन जाता है, हाई टेम्परेचर जोन, है ना, हाई टेम्परेचर जोन बन जाता है। तो इसका मतलब हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर राइज होने लग जाता है इन गैसों की वजह से, क्योंकि जो UV रेज हैं, वो IR रेज हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो आती तो हैं लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस नहीं जा पाती, ठीक है। जब वापस जाने लगती हैं तो ये गैसेस उनको क्या करती हैं, स्कैटर्ड करके वापस भेज देती हैं, जिससे ये क्या करती हैं, आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा देती हैं मानो जैसे ग्रीन हाउस में टेम्परेचर बढ़ता है। समझ में आ गया इतना? हेलो। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन हाउस कहते हैं। ये ग्रीन हाउस इन पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये इफेक्ट इनके लिए फ्रूटफुल था। लेकिन जब इफेक्ट ग्लोबल लेवल पर होता, पूरी दुनिया के साथ होता है, तो इसी का नाम हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग। पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये मान लीजिए कि ये ओशियन है, ये क्या है बेटा, ये समंदर है। और आप लोग अगर थोड़ी बहुत इंटरेस्ट ज्योग्राफी में रखते हैं, हिस्ट्री में रखते हैं, तो आप और पानी की कीमत को आप लोग फील करते हैं, जनरली सभी फील करते हैं कि पानी से ज़्यादा कीमती तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो इतिहास में कहा गया है कि जो नदियाँ होती हैं वो मानव सभ्यता का पालना होती हैं, ठीक है। नदियों के किनारों पर ही मानव की सभ्यताएं बसाई गई या बसती हैं, ठीक है। आप देखिए जितने भी बड़े शहर हैं, जितने पवित्र शहर हैं, वो नदियों के किनारे हैं। आप कोई बड़ा शहर देखिए, जैसे कि दिल्ली यमुना के किनारे है, काशी गंगा के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे है ना। बोलो, प्रयागराज गंगा किनारे है, यमुना किनारे है, ठीक है। मथुरा यमुना किनारे है। क्यों? क्योंकि इंसान की प्राइमरी नीड क्या है, पानी है, पानी है ना, पानी चाहिए। अब क्या हुआ, जब हमारा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ तो हमें इंटर कॉन्टिनेंटल या दूसरे देशों के साथ व्यापार करना था, और व्यापार के लिए जो सबसे सुगम मार्ग था वो कौन था,
समंदर था। क्या था बेटा? समंदर था। ठीक है, समंदर के रास्ते जाना सस्ता भी है, ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंट है। इस नाते जितने बड़े व्यापार होते हैं समंदर के थ्रू या समंदर के रास्ते से होते हैं। तो समंदर के किनारे पर जो नगर बने, जो शहर बने, ठीक है, तो वहीं पर बंदरगाह हुए बहुत बड़े बड़े शहर, जैसे कि समंदर के किनारे क्या है? बॉम्बे है, अरे बोलो, कोलकाता है, चेन्नई है ना? दुनिया के जितने बड़े शहर हैं, वर्ल्ड के जितने बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, बड़े शहर हैं, औद्योगिक शहर सब कहाँ बसे हैं? समंदर के किनारे बसे हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो आपके ग्लेशियर में बर्फ है ना, आइस है, ठीक है, ग्लेशियर पिघलेगा, पिघलेगा तो किसका लेवल बढ़ाएगा? ओशियन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक आध सेंटीमीटर बढ़ा तो आपको फर्क दिखेगा नहीं, लेकिन अगर 1 फीट बढ़ गया, 2 फीट बढ़ गया, 3 फीट बढ़ गया, वो बढ़ता रहा, तो ये जो बड़े बड़े आपकी क्या है, घर बने, बिल्डिंग बने, डूब जाएंगे। ये डूबेंगे तो समंदर के किनारे जितने भी बड़े शहर हैं वो डूब जाएंगे। वो डूब जाएंगे तो वो देश ही डूब जाएगा, मानवता खत्म होने लग जाएगी, है ना, ह्यूमनिटी का विनाश होगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। ठीक है, पूरी दुनिया इस नाते चिंतित है, इस नाते बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं कि किसी भी तरीके से आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करिए। कम कैसे होगा? इन ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैसेज है हमारी, ठीक है, जैसे SF6 हुआ, CO2 हुआ, CH4 हुआ। CO2 ऐसे डेंजरस नहीं है, CO2 को आप इनहेल कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CO2 केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से खतरनाक हो रही है। ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग को काज करेगा। हालांकि CO2 का कंसंट्रेशन कम भी नहीं होना चाहिए, अगर कम होगा तो पेड़ पौधे कैसे जिएंगे? यानी CO2 का एक नॉर्मल, एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन बने रहना चाहिए। समझ में आ गया क्या ग्लोबल वार्मिंग सबको? बोलो बच्चों। ठीक है, तो कल के लेक्चर्स में, मतलब जो कल फाइनल लेक्चर आपका होगा, उसमें आपको CFC वगैरह पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओजोन लेयर का होल कैसे कवर किया गया है, कब ये सारी चीज़ें हुई थी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। बताओ भाई। नहीं, नहीं करती बेटा, कोई भी डायटोमिक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं हो। हाँ बेटा, हाँ। नहीं करती, नहीं करती कोई भी। अगर ग्रीन हाउस गैस होगी तो मिनिमम वो ट्राई एटॉमिक होगी, बस सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है बेटा जी। SF6 का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो पावर है ना, हाई, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसमें है? SF6 में है। लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन CO2 की होती है बेटा, है ना? हेलो। हाँ हाँ, और सबसे बड़ा नेचुरल ग्रीन हाउस गैस कौन है? वाटर वेपर है बेटा। सबसे सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो नेचुरल, जो नेचर की वजह से हुआ है ना बेटा, सबसे बड़ा नेचुरल ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट आता है वो कौन है? वाटर पेपर, याद रखिएगा। ठीक है, हेलो। तो वाटर ड्रॉपलेट की वजह से भी होता है। खतरनाक एसएफसी, लेकिन एसएफसी नेचर नहीं बनाता, हम बनाते हैं। एसएफसी किसने, कौन बनाते हैं? इंसान बनाते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें पूछे, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसमें बेटा? SF6 में है। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? CO2 में है। और सबसे ज्यादा नेचुरल, है ना, सबसे बड़ा जो आपके नेचुरल पूछे तो क्या है आपका? ग्रीन हाउस गैस में कौन है? वाटर ड्रॉप है। ठीक है, खुद वाटर। हम्म, तो ये, और बाकी आप एग्जांपल लिख लीजिए। N2O भी इसका एग्जांपल है बेटा। ठीक है, ओजोन भी इसका एग्जाम्पल है, CH4 इसका एग्जाम्पल है, CFC इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई भी डायटोमिक हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन कभी भी पूछा है, सिविल में भी पूछा है, तो उसमें तीन ऑप्शन क्या डाल दे, या जब पूछा कि कौन सा नहीं है, तो डायटोमिक को ढूंढ लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सीरीज बन सकती, सबको याद नहीं कर सकते ना, कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, दो चार हम याद करते हैं। ठीक है, IR जो होता है बेटा, दुनिया में जो गर्मी के लिए रीजन होता है ना, वो एक्चुअली में IR रेडिएशन की वजह से गर्मी आती है। ठीक है, या माइक्रोवेव भी गर्म करता है ना?
माइक्रोवेव का नाम ही आपने सुना है, ठीक है। तो अगर आईआर रेडिएशन इंक्रीज हो रहा हो कहीं पर, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके बेटा। यूवी 3 तरीके के होती हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। इसको भी मैंने ग्रुप में डाल रखा है। अल्ट्रावायलेट कितनी तरीके की? 3 तरीके की, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है। और जीएस की क्लासेस मैं ले रहा हूँ, करंट अफेयर्स की। अगर आप जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जो लाइव क्लासेस होती हैं आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट। थोड़ा सा कल हमें छुट्टी है तो हो सकता है इधर उधर मैं डाल दूंगा बेटा, है ना, शेड्यूल डाल दूंगा, ठीक है।